गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रगति के मानदंड जिसके लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया है, अब आगे का आधा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा था एकात्मक मानववाद, अब हम पढ़ेंगे आह्वान। आह्वान का मतलब होता है किसी को बुलाना। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। वे वहाँ किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध एवं वहाँ के दलों की अनुकृति मात्र हैं। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्व मानस का मार्गदर्शन ही कर सकते। देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल है या कोई भी व्यक्ति है तो किसी न किसी के विचारधारा का तो अनुसरण वो करेगी, ठीक है ना, चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे कोई हो। तो इसी प्रकार से राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध वहाँ के जो दल होते हैं वो मात्र उनका अनुकरण करने वाले होते हैं। वे भारत की मनीषा मतलब उसकी आवश्यकताओं को, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। और चौराहे पे खड़े होकर मार्गदर्शन मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो कहीं भी खड़े हो जाए और प्रत्येक को मार्गदर्शन देने लगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। उसके लिए कोई निश्चित स्थान, निश्चित समय होना चाहिए ना। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल है। कह रहे कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति को निष्ठा से मानते हैं और उसको लेकर के चलते, उसका अनुसरण करते हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे। लेकिन वो लोग क्या समझते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। उसको ये समझ लेते हैं कि ये गतिहीन हो गई है, इसकी गति रुक गई है। इसलिए बीते युग की रूढ़ियों और यथास्थिति का समर्थन करते हैं। जो बीत गई है, ठीक है, उन इन रूढ़वादियों को यथास्थिति का समर्थन करते हैं। जैसी स्थिति है उसी में समर्थन कर लेते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्वों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। हमारी भारतीय संस्कृति ने जो क्रांति कर रही है, जो आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कर रही है, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण है। बेटा हमारे भारतीय समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक कमी के रूप में आ रही हैं, जिसे हम परंपरा मान करके बैठ गए हैं। वो क्या चीज़ें हैं बेटा? छुआछूत, कि इसको नहीं छूना चाहिए, ये जमादार है, ये छोटा है, ये बड़ा, इस तरह की भावना। दूसरा जातिगत भेद। हमारे यहाँ जातिगत भेद है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, वो शूद्र है, वो नीचा है, इस तरह की जो भावना है वो। दहेज प्रथा, किसी की शादी करनी है तो हजारों लाखों में शादियाँ होती है, दहेज प्रथा भी एक कुरीति है बेटा। मृत्यु बोझ, एक तो मृत्यु बोझ बहुत वास्तव में कुरीति है, क्योंकि एक तो व्यक्ति मर गया, उसकी बीमारी का खर्चा, उसके मरने का दुख, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा खर्च के लोगों को बुलाइए, खाना पीना खिलाइए, दान दक्षिणा दीजिए, ये भी एक कुरीति है। नारी अवमानना मतलब नारियों का अपमान करना, उनका सम्मान ना करना, ये सब जो है हमारी भारतीय संस्कृति के स्वास्थ्य के प्रतीक नहीं है बल्कि रोग के लक्षण है। भारत में के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा है, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। सॉरी बेटा, हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत निष्ठा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने बुराइयों का विरोध भी किया, विद्रोह किया कि ये गलत बातें हैं, इनको बदल देना चाहिए। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन में कमी से बनी हुई रूढ़ियाँ बेटा आगे ये कह रहे हैं कि
हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्तन में कमी बनी हुई रूढ़ियां, परकियों के साथ संघर्ष और परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय और परकियों द्वारा थोपी गई अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उनको जिंदा रखा जा सकता है। कह रहे जो दूसरे ने हमारे ऊपर थोप दिया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परंपराओं के कारण हम उनको मानते चले आ रहे, भले ही वो सार्थक नहीं है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। हम भी कभी कभी कुछ ऐसे पर्व मनाते, कुछ ऐसे कार्य करते जिसका रीज़न हमको नहीं पता होता, सिर्फ इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे बड़े करते चले आ रहे हैं। ये एक थोपी गई परंपरा है जिसको हम संस्कृति के रूप में स्वीकार करते चले आ रहे हैं और इसे हम संस्कृति के नाम पर जिंदा रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो हम स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और उचित है, कुछ चीज़ें अनुचित है जो कि हमें थोपा गया हमारे ऊपर। एकात्मक मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यक आंकलन करके चलता है, उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को भी परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। पाश्चात्य जगत के ने भौतिक उन्नति की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया, इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। नान्यमात्मा बलहीनेन लभ्य, अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय के निश्रेय की सिद्धि नहीं होती, अतः आवश्यक है कि बल मुपास्य का आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हो, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक बने। क्या कह रहे हैं कि प्राचीन काल के जो संसार में थे उसने भौतिक उन्नति तो की, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में वो पिछड़ गया है। भारत जो है वो भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है, इसलिए जो उसकी आध्यात्मिकता है वो केवल शब्दों के रूप में हम जान सकते, उसको हकीकत में स्वीकार नहीं करते। कह रहे जो कमजोर व्यक्ति होता है वो अपनी आत्म अनुभूति नहीं कर सकता, इसलिए बिना अभ्युदय के, बिना ज्ञान के ये जो हमारे ज्ञान की बातें हैं वो सब निश्रेय हो जाती हैं, इनकी सिद्धि नहीं हो पाती, इनको हम सार्थक नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर बलोपासना बल को बढ़ाएं, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहे, जिससे कारण क्या है, हम बुराइयों को दूर कर सकें, रोगों को दूर कर सकें और विश्व के लिए भार ना बने, उसकी प्रगति में आगे बढ़ने में उसको सहायता प्रदान करें। बेटा इसका जो एक्सरसाइज भाग है, एक एक्सरसाइज कराया था, दूसरी और तीसरी हम इसमें कराने जा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। पहली एक्सरसाइज आपकी है भारतीय संस्कृति से लेकर के रखा जा सकता है। यहाँ पर तो लेखक कहते हैं, देखिए सीधे हम व्याख्या बता रहे हैं, पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पता है। या दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि भारत देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें से ज़्यादातर राजनीतिक दल पश्चिमी संस्कृति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं, जिससे भारतीय समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो भारतीय संस्कृति की निष्ठा को लेकर चलते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा पाते, न समझ पाते हैं। वे भारतीय संस्कृति की परंपरा निष्ठ प्राचीन विचारधारा को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, इसीलिए वे उसकी पुरानी कमियों को ही बताते हैं और उन्हीं के समर्थक भी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति के मूल तत्वों की जानकारी भी नहीं है। भारतीय संस्कृति के रोग के क्या लक्षण है? तो बेटा समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां, छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति के रोग के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति चेतना के क्षीण होने का क्या कारण है? इसका उत्तर है बेटा, हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने का कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां, परकियों के साथ संघर्ष की परिस्थितियों से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय और परकियों द्वारा थोपी गई
या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्था मात्र है। परकीय माने दूसरों के द्वारा। रूढ़ियों का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों की दृष्टि किस ओर नहीं जाती है? तो बेटा इसका उत्तर है रूढ़ियों का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों की दृष्टि संस्कृति के क्रांतिकारी या क्रांति की ओर, सांस्कृतिक क्रांति की ओर नहीं जाती है। तो बेटा इसके बाद एक लास्ट हम आपको कराने जा रहे हैं। वैसे राजीव की बुक में 4 एक्सरसाइज है, विद्या में 2 है। विद्या की हम करा चुके हैं, राजीव की एक और कराते हैं। यहाँ से बेटा जन्म लेने वाले व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज में के एक जिम्मेदार घटक के रूप के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। बेटा इतना अंडरलाइन है जिसकी हम आपको व्याख्या बताते हैं। तो व्याख्या में लिखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अंग है, इसलिए उसके भरण पोषण, शिक्षा, उचित शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता देश का प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक घटक है। यदि उसके लिए उचित भरण पोषण की शिक्षा व्यवस्था कर दी जाए तो वे समाज के लिए अपना योगदान कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या है? समाज का एक अंग है, इसलिए उसके भरण पोषण की एवं उचित शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है। देश का प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक घटक है, यदि उसके लिए उचित भरण पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए तो वे समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, कर सकते हैं और साथ ही अपना भी विकास कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यदि किसी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित व्यवस्था भरण पोषण की तथा अगर वो बीमार है तो उसके आराम की, उसके अवकाश की उचित व्यवस्था करे। ये जिम्मेदारी समाज की है। ठीक है, भरण पोषण की तथा उचित व्यवस्था न हो तो भरण पोषण तथा उसके उचित आराम अवकाश की जिम्मेदारी समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से सभ्य समाज का क्या दायित्व है? तो बेटा लेखक की दृष्टि से सभ्य समाज का दायित्व है कि इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था करे। घटक तथा मानदंड शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बेटा घटक शब्द का अर्थ है तत्व, और तत्व भी कह सकते हैं, अंग भी कह सकते हैं, और मानदंड का अर्थ है मापन या मानक। तो बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार क्या है? तो बेटा लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार है कि न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। ठीक है, ये मूल अधिकार है आपके। प्रगति के मापदंड क्या है? तो बेटा जो समाज व्यक्ति के भरण पोषण से लेकर उसे समाज में जिम्मेदार घटक के रूप में समर्थन करता है, वही प्रगति का मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन और भरण पोषण में क्या अंतर है? तो बेटा जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता की होती है। भरण पोषण ऐसी अवस्था से संबंधित होता है जिसमें व्यक्ति असहाय अवस्था में होता है, किंतु अपनी जीविका के लिए किया गया कार्य जो होता है उसको जीविकोपार्जन कहते हैं। थैंक यू बेटा, इसको कॉपी में जरूर करेंगे।